वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कौन सोच सकता था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 208 सीट ला करके और 2/3 बहुमत ले आएगी और तृणमूल कांग्रेस का तृण उखड़ जाएगा और वो वापस उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां भारतीय जनता पार्टी थी, अर्थात 78, 79, 80 के बीच में चली जाएगी। और उनमें से भी वापस जो 78, 79 में से भी 60-62 विधायक टूट करके और एक नए नवेले युवा विधायक के साथ खड़े होकर के और ममता बनर्जी को अलग थलग अकेले छोड़ के अभिषेक को बिल्कुल किनारे करके और 10-15 विधायक उनके गोदी में बाकी छोड़ के और सबको लूट लेंगे। इसी तरीके से फिर लोकसभा में 29 में से 21 सांसद निकल करके और बाहर चले जाएंगे। बचे हुए 7 वो भी तू चल में आया इस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी हमें लगता है सामान्यतः दूर से कि सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन तभी कोई बाजीगर, और वो भी बाजीगर नरेंद्र मोदी जैसा बाजीगर, ऐसी बाजी पलटता है कि सबके हाथ के तोते उड़ जाते हैं। हम इसलिए इस वीडियो में बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। इस समय खास तौर से बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर 20,000 वोटों से जीते और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जो 55,000 वोटों से जीते हुए थे अपनी ही सीट पर, जहां पर कभी भी पहले भारतीय जनता पार्टी 35 वर्ष में हारी नहीं थी, उस सीट पर प्रशांत किशोर 20,000 वोटों से जीत गए। अर्थात कुल मिला के 75,000 का गड्ढा विधानसभा में करके और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उन्होंने ज़मीन पर लिटा दिया, कह सकते हैं। ऐसी स्थिति हुई दतिया में, यद्यपि पहले से हारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 7,000 की जगह इस बार फिर भी 5,000 वोटों से हारी, यद्यपि इस बार नया कैंडिडेट था। तो दतिया की हार तो बहुत बड़ी हार नहीं कह सकते, यद्यपि वहाँ पर ब्राह्मण सामान्य वर्ग की नाराज़गी बताई और यही चीज़ बांकीपुर में भी कि सामान्य वर्ग वहाँ 35-40% था और सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, ये कह करके, या इस पर सच्चाई भी हो सकती है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों हारों से विपक्षों को ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को हराना संभव है, भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव है और हम सारे अब दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। एक किस्म का उत्साह आया, विपक्ष में आना भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी है, जब लगे कि बाजी सब हाथ से निकल रही है या निकल सकती है, सामान्य जनता को जब ऐसा लगता है, तब वो कोई ऐसा बाजीगर है जो ऐसी बाजी पलटता है कि लोगों के हाथ के तोते उड़ जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी सरकार का, अर्थात मोदी और अमित शाह का बड़ा लक्ष्य डिलिमिटेशंस बिल को पास करवाना है और इसको पास कराने के लिए आपके पास 2/3 बहुमत चाहिए ही। जो नारी वंदन अधिनियम में परिवर्तन करना है उसके लिए भी 2/3 लगेगा, क्योंकि एक बार ये पास हो चुका है और अब आप में उसके भीतर कोई भी संशोधन करेंगे तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत लगेगा और डिलिमिटेशन के लिए भी लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी वंदन अधिनियम भी, और इधर से डिलिमिटेशन अर्थात फिर से लोकसभा विधानसभा की सीटों का बढ़ोतरी का। इसमें 2/3 बहुमत लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 बहुमत राज्यसभा में भी चाहिए और आधे से अधिक भारत के राज्यों का इसमें समर्थन चाहिए। इतना बड़ा काम है, तो पहले वहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा और फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ वो कानूनी रूप लेगा। तद अनुरूप सब काम शुरू करेंगे। अभी के दृष्टिकोण से 318 सांसद एनडीए में है। भारतीय जनता पार्टी के 240, एनसीपीआई बताइए, सबसे जो पक्ष में सबसे बड़ी पार्टी अब हो गई है एनसीपीआई, अर्थात सीपीआई, और वो एनसीपीआई अर्थात वो आई नाम से उससे जुड़ गया। और ये उधर मणिपुर की कोई पार्टी जिसका एक भी विधायक सांसद पहले नहीं है, लेकिन लोकसभा में सीधे उसके 20 सांसद हो गए। 20 उसके, टीडीपी के 16, एसएचए के 13, जेडीयू के 12,
एलजेपी के 5, जेडीएस के 2 और बाकी जेएसपी के 2, आरएलडी के 2, अकाली दल शिरोमणि के 2 वगैरह वगैरह सब मिलाकर के 318। और ये 318 में कुछ दल ऐसे हैं, 318 में नहीं, 318 के अतिरिक्त, जो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए में आने के लिए एक पांव से तैयार है। वो अपना संकेत भी दे चुके हैं और कुछ तो सहमति भी दे चुके हैं। जैसे डीएमके के पास 22 सांसद हैं तमिलनाडु से, और ये वो लोग जो विजय थलपति से नाराज़ होने के बाद, क्योंकि विजय थलपति अकेला चुनाव लड़ा था अपनी पार्टी के साथ में, और टीडीपी लड़ी थी कांग्रेस के साथ में, लेकिन इससे अलग हट करके और इनके विधायकों ने सपोर्ट कर लिया। कांग्रेस के 6-8 विधायक थे, उन्होंने विजय थलपति की पार्टी को सपोर्ट कर लिया। तो तब से ही वहाँ पर डीएमके अलग है, अर्थात डीएमके ने कह दिया कि हम कांग्रेस जहाँ रहेगी वहाँ हम नहीं रहेंगे। तो अभी डीएमके भी एनडीए में दरवाजे पर ही खड़ी है। वाईएसआर के 4 लोग हैं सांसद, और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद है। और याद रखिए कि शरद पवार और सुप्रिया सुले कह चुके हैं कि जहां हमको हित लगेगा वहां हम सपोर्ट करेंगे। तो ये तैयार है। और अन्ना द्रमुक के भी 2, यदि अन्ना द्रमुक को डीएम के साथ साथ रहेंगे बड़े मुश्किल है, लेकिन तब भी वो हो सकता उस समय लोकसभा से बाहर निकल जाए। तो कुल मिलाकर के 355 सांसद ऐसे हैं जो तैयार हैं एनडीए के साथ में, और 2/3 बहुमत के लिए लोकसभा में चाहिए आपको 260। तो बाकी तो चुटकियों के काम है। न जाने बहुत सारे इसमें अभी कोड़ी के 50 जिनको कहते हैं, खुद अभी तो समझ बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 28 सांसद तैयार है छूट करके अलग अपना समूह बनाने के लिए। जिस तरीके से तृणमूल में 29 में से 21 ने अलग अपना समूह बना लिया। अगर ये 28 निकल के आ जाते हैं तो, क्योंकि सबको पता है कि अब चुनाव होगा, वो तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे और संविधान बदल देंगे, एक झूठा नैरेटिव चलाव करके, और उस समय ये 37 सांसद आ गए। अब अगर चुनाव होता तो शायद 7 सांसद आने में भी, लोकसभा में भेजने में भी परेशानियां खड़ी हो जाती। जिस तरीके से आज की हालत में बसपा का ना लोकसभा में कोई है ना राज्यसभा में कोई है, ये स्थिति समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है। लेकिन वहाँ जिस तरीके के समीकरण बने जिससे उसको लाभ मिला, तो ऐसे सभी सांसद भी अभी एनडीए के द्वार पर खड़े हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं हम आ रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि वो भी अब अपना टिकट पक्का करना चाहते हैं आने वाले, क्योंकि अब देखते देखते समय निकल रहा है। 3 साल, पौने 3 साल ही शेष लगभग रहे, तो इतने समय में फिर वो अपना अपना काम करेंगे। इसलिए 2/3 बहुमत, और यही स्थिति राज्यसभा में भी आपको 160 62 के लगभग, जो 60-65 के लगभग जो चाहिए, उतनी संख्या खुद एनडीए के पास में हो गई। तो अब 2/3 बहुमत राज्यसभा लोकसभा की तो प्रश्न है ही नहीं। और 2/3 जो आपके आधे से ज़्यादा राज्यों से समर्थन है, तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को तो 22 से ज़्यादा राज्यों में समर्थन है। वहाँ तो 2/3 राज्यों के समर्थन लेके आ जाएगी। तो अब संविधान संशोधन किसी भी तरीके का, जो सामान्य बहुमत चाहिए वहाँ का तो छोड़ ही दीजिए, और अब ये 5 साल सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये निष्कंटक होकर के मोदी सरकार न केवल चलेगी, बल्कि मन चाहे संविधान संशोधन भी करके, और वो इस देश का भला करना, सामान्य जनता का कल्याण करना, और जो दूरगामी सोच है नरेंद्र मोदी की कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना भारत को, उसके रास्ते में जो भी आएगा मोदी उसको उखाड़ फेंकेगा। तो क्योंकि मोदी को बाजी पलटना आता है, यदि बाजी तब भी कुछ गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं होता। ये जो सीजेपी अर्थात काकरोच जनता पार्टी, ये 3 बच्चे जो कोई कम आंकने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तीनों, एक जर्मनी से आया, एक ब्रिटेन से, एक अमेरिका से, और इन्होंने पूरा सोशल मीडिया बना करके, और वांगचुक जी को भी थोड़ी अपना बदला चुकाना था। वांगचुक जी को भी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था, तो मोदी जी से वो भी खुन्नस पाले हुए थे, उनकी खुन्नस भी निकल गई। लेकिन दिल्ली उन्होंने
जो CJP ने जंतर मंतर चुना था और दिल्ली में जिन्होंने दिल्ली दंगे किए थे, ऐसे ऐसे करीब उसमें 3-4 हज़ार अपराधी तत्व आए थे जिन्होंने 200 लगभग पुलिस वालों को पर आक्रमण किया, पुलिस वालों को घायल किया। तो उसके कारण से तत्काल जो परिस्थितियां बदली, क्योंकि सामान्यतया मैं ये विषयांतर होगा लेकिन मैं 2 मिनट इसमें बात कहना चाह रहा हूँ। श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ वहाँ यही किया, पुलिस पर आक्रमण और जितने आंदोलनकारी थे कितने 7,000 केवल, लेकिन उन्होंने पूरा क्योंकि हम पुलिस पर गोलियां, पुलिस पर तो वो आक्रमण करेंगे, लेकिन पुलिस ने भागना ठीक समझा वहाँ से, बजाय उनके पत्थर खाने को और इसके और वहाँ पर सब राष्ट्रपति भवन में पहले घुस गए, संसद में घुस गए, पूरा सबको भागना पड़ा। ये स्थिति बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश में कितने लोग थे? 10,000 की भीड़ ने भी वही किया, पत्थर चलाए और पुलिस ने वहाँ भी कह दिया हम अपने देश के बच्चों पर गोली नहीं चलाएंगे या कि उन पर लाठी नहीं चलाएंगे। और वहाँ पर भी चूँकि पुलिस भाग गई, परिणाम ये हुआ कि वहाँ भी सब तख्ते पलट हो गए, काट मची, हसीना जी को वहाँ से भागना पड़ा और वहाँ से भी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और वहाँ की संसद में घुस के और तहस नहस कर दिया। ये दिल्ली में वो 20 जुलाई को करना चाहते थे। बिल्कुल यहाँ पर इस दफे भी वही 10-12 हज़ार ही जनता थी, उसमें 3,000 अपराधी तत्व को घुसाया गया था। और फिर वहाँ पर भी तरीका वही था कि पुलिस भाग जाए, पुलिस नहीं भागी, यही तो दिक्कत है। अब पेलेट गन चलाई उन पर राहुल गांधी कह रहे हैं, पेलेट गन का किसने आदेश दिया? अमित शाह आके बताए, है ना, पेलेट गन चलाई उन्होंने, लाठी चलाई, क्या की? पेलेट गन, लाठी, जो भी नहीं चलता। और पुलिस वाले यहाँ जिस तरह श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में भाग गए थे, यहाँ भी अगर भाग जाते या छात्रों को नहीं हमारे तो छात्र हैं इन पर लाठी नहीं चलाएंगे कर देते, तो ये सब संसद के द्वार तक पहुंच गए थे और संसद में घुसते, ये राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सब जगह घुसते। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी धरने पर बैठा था। सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। तो राहुल उसके बाद में अब नकल करने लगे। अब वो मेलोनी को स्टेज पर मेलोनी को से भेंट का नकल मार रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, सारे अपराध जो हो सकते हैं वो कर रहे हैं, वो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 2/3 बहुमत भी है, माना कि एक सामान्य वर्ग में से सवर्ण वर्ग का एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी से नाराज है, इसमें कोई दो मत नहीं। यूजीसी को रोल बैक करने में अब मोदी सरकार को एक क्षण की देरी नहीं करना चाहिए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और कहिए कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। आपका मंत्री को त्यागपत्र दिलवा दिया, आपका जो इसका उच्च शिक्षा का जो सेक्रेटरी था जोशी, उससे आप त्यागपत्र ले चुके और उसको वहां से निकाल चुके, तो आप ये रोल बैक क्यों नहीं कर रहे हैं? रोल बैक कीजिए तो एक बड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का 30-35% सामान्य वर्ग है। यही बांकीपुर में 40% थे। कुछ जगह जहां पर हमारे अन्य बंधु अधिक है, ऐसे मैं उनको मैं कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन सामान्य वर्ग भी तो बड़ा वर्ग है। और वो यूजीसी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कैसा, किसने बना दिया ये कानून, और उसके बावजूद आप उसको पेंडिंग डाल रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग डाल रखा। आपका कर्तव्य बनता है कि एक कागज देकर के उसको विड्रॉ कर ले। मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है? कौन है जो मोदी जी को राय दे रहा है कि अभी भी विड्रॉ मत करो उसको और गालियां खाते रहो और आपकी इमेज क्रश होती रहे? सोशल मीडिया पर जो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के बिना पैसे के जो सेवादार थे, वे सब नाराज होकर बैठ गए। खास तौर से सामान्य जो सवर्ण वर्ग है, उसमें महाजन भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, ओबीसी का भी बड़ा वर्ग है। ओबीसी में भी सबको थोड़ी सुविधा मिल रही है। एससी एसटी में भी बड़ा वर्ग है जो वर्तमान इस व्यवस्था से को पसंद नहीं कर रहे। आपने जो कह दिया कि राष्ट्रपति भी कोई बन जाए फिर भी उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये गलत है ना। तो कई सारी नीतियां
जो शायद मोदी जी के हो सकता है उनके संज्ञान में ही नहीं हो। जैसे बताया गया था कि यूजीसी के ये जब गाइडलाइन जब दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में, तो मोदी जी को पता ही नहीं था। लेकिन क्या अभी भी पता नहीं है? आपके कानूनविद है तुषार मेहता जी, उनको बोल करके ये विड्रा कीजिए, एक प्रकरण तो खत्म हो। उसके बाद में जो ये तो बड़ा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण तो जो दबे कुचले और परेशान, चाहे आपके सामान्य वर्ग में से हो, एससी में से हो, एसटी में से हो, आपके विकलांग बंधु है, पुरुष सैनिक है, इन लोगों को दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ताकतवर हो गए, जो सरकारें बदलने की ताकत रखते हैं, उनको आरक्षण देने की दिक्कतें इसलिए आ रही है, आपत्तियां वहाँ हो रही है। इसलिए इसको तर्कसंगत कर ले। और एससी एसटी वर्ग को तो कभी भी उनका आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वर्ग को में से उस वर्ग को दे जिनको ज़रूरत है। जो सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री भी हुए हैं, और इसमें आपके प्रधानमंत्री शायद मेरे मुख से निकला, उप प्रधानमंत्री हुए हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभी हमारे दलित समाज से थे। अभी द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज की हमारी बहन है। अब इनके बच्चों को आरक्षण देंगे आप, तो ये कैसे इसको तर्कसंगत ठहरा? और इनको देने का मतलब इसी वर्ग के अन्य लोगों का अधिकार खा जाना। वो और गर्त में जाएंगे, वो और नीचे चले जाएंगे, वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि दलित और आदिवासी समाज में गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उनके सारे जो अधिकार और उनका सारे जो संसाधन और सारे बजट को वो लोग चल रहे हैं, जो संपन्न हो गए, जो नौकरियों में हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनका घर सब नौकरियों वालों से भर गया है। आईएएस आईपीएस सारे पूरा परिवार के परिवार बन गए, और कुछ जिनको रोटी नहीं मिल रही है अभी। तो इस असमानता के खिलाफ तो लोग खड़े होंगे ना। क्यों मोदी जी को ये बात नहीं बताई जा रही? इसलिए, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो मत नहीं। नरेंद्र मोदी बाजी पलटना जानते हैं। कुछ लोग इस मुगालते में कि इस समय चूंकि सवर्ण वर्ग का एक बड़ा तबका ही नहीं, बहुत बड़ा तबका मोदी जी के इन 1-2 यूजीसी रोल बैक क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चे को कोई कसूर के बिना उसको जन्मना ही अपराधी मान लिया गया, और बिना कोई जांच परख के, बिना बल्कि कोई बेनामी भी कोई शिकायत कर देगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ये कहाँ का कानून है? और तब भी आप उसको रोल बैक नहीं कर रहे। ये किसने दिया था? बताया जा रहा था कोई दिलीप मंडल करके है, जो मोदी जी का सलाहकार बना हुआ। उसके बाद ही सारी इमेज क्रशेस का काम उसके बाद हो रहा है। वीडियो 18-19 मिनट का हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि ये सारे विषय आए। मोदी जी जैसा, जिसने सारा जीवन 77 वर्ष के हो गए, पूरा जीवन होम दिया भारत माता की सेवा में। पहली बार वंदे मातरम का गान संसद में और लाल किले पर हुआ है। हमारे सबके जनता का, गरीबों का कितना कल्याण हुआ। 5 करोड़ मकान बना के दे दिए। सबके घर में उज्ज्वला के तहत चूल्हे चल रहे हैं। 2.5 लाख रुपए दे के लोगों के, गरीबों के मकान बनवा दिए। 5-5 किलो अनाज सबको निःशुल्क मिल रहा है। 5 लाख तक का इलाज हर साल हर गरीब को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्र स्वाभिमान के साथ खड़ा है। ब्रह्मोस हम दुनिया को बेच रहे हैं। हम उत्पादन क्षेत्र में दुनिया के 3रे नंबर के देश बन गए हैं। आयुध में कई विकासशील राष्ट्र छोड़िए, विकसित राष्ट्र भी हमसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं। हमने पाकिस्तान को थर्रा के रख दिया है। ट्रंप की कोई बात हम नहीं मान रहे हैं। आंख से आंख लड़ा के बात कर रहे हैं। यही कभी 2014 से पहले मनमोहन सिंह जाते थे तो 3-3, 4-4 घंटा व्हाइट हाउस के बाहर बैठे रहते थे कि हमको व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति मिलने को अनुमति दें अमेरिका में। और कहाँ पर अब 20 कदम दौड़ के जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए। तो सीन बदला है, और यही पेट में दर्द हो रहा है डीप स्टेट के, सोरोस जी के, और सोरोस के भतीजे को भी, जो यहाँ पर पागल होकर के और अनाप शनाप मोदी जी को गालियाँ दे रहा है। तो इस समय राष्ट्रभक्तों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस समय समस्त सनातनियों को भी जागरूक रहने का, सनातनी टूट जाएंगे तो राष्ट्र
एकाकार रहने में बहुत दिक्कतें खड़ी होगी। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। मोदी के पीछे जो सलाहकार हैं, कहते हैं ना, अगर गलत सलाहकार हो, अच्छा राजा भी कहीं कहीं झमेले में पड़ जाता है। मोदी से निवेदन है, ये दिलीप पंडल करके कौन है, उसको अपने से दूर कीजिए और अच्छे लोगों को, ऐसे लोग जो राष्ट्रभक्त हो, पक्के सनातनी हो, जो हर हिंदू को देख करके जिनका कलेजा गर्व से भर जाता हो, जो राष्ट्र की समग्रता में विश्वास करते हो, राष्ट्र की उन्नति में विश्वास करते हो, ऐसे सारे बंधुओं को, ऐसे सारे लोगों का एक एकत्रीकरण करें अपने टीम में भी और उनके साथ जुड़ करके करें। मैं सोचता हूँ वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप कमेंट भी करें और इसको शेयर भी कीजिएगा। कुछ बातें मैंने शायद तलखी में बोली होगी तो उनको भी आप मुझे क्षमा भी कीजिएगा। और एक भाव से, एक निरपेक्ष भाव से मैंने कई सारी बातें बोली हैं। मेरी बातों को उसी परिप्रेक्ष्य में आप लेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय।